हेलो एवरीवन, वेलकम टू छाया क्लासेस। इस वीडियो में हम भारत शासन अधिनियम 1919 पे डिस्कस करेंगे। इस एक्ट से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया गया है इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार योजना। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसे दोनों नाम से बोलते हैं, एक भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार योजना। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को प्रांतीय प्रशासन में सहभागिता का अवसर मिला। ये कहाँ पर? प्रांतीय प्रशासन में भारतीयों को सहभागिता का अवसर मिला। इस अधिनियम का एक ये महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस अधिनियम से संबंधित पृष्ठभूमि क्या थी? पहला, भारत परिषद अधिनियम 1909। इसके तहत किए गए सांप्रदायिक विभाजन से भारतीय जनता में द्वेष और भ्रम उत्पन्न होने लगा। दूसरा, कांग्रेस मुस्लिम लीग में एकता। दोनों संगठनों के नेता ब्रिटिश सरकार से असंतुष्ट थे, जिसके परिणाम स्वरूप वे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक साथ होकर ब्रिटिश सरकार से संवैधानिक सुधार की मांग करने लगे। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को विवश होकर भारतीयों के मांगों पर विचार करना पड़ा। होम रूल आंदोलन। लोकमान्य तिलक द्वारा 1914 को बंबई में तथा एनी बेसेंट द्वारा 1916 को मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करके स्वशासन के लिए देशव्यापी आंदोलन चलाया गया। इन उपयुक्त कारणों को दूर करने हेतु मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 में प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर 23 दिसंबर 1919 को ब्रिटिश सम्राट ने विधेयक की अनुमति प्रदान की, जो भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से 1 जनवरी 1921 में लागू किया गया। इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार योजना के नाम से भी जाना जाता है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो 1919 का अधिनियम है उसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार योजना के नाम से जानते हैं, और 1909 का जो अधिनियम है उसे हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म से जानते हैं। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार है और कौन सा मार्ले मिंटो सुधार है। तो जो मार्ले मिंटो सुधार है वो 1909 है और मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार योजना 1919 है। नोट में देखिए क्यों कहा गया इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार योजना। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे तथा चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, तो इसलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य, कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था। भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के द्वारा भारतीयों को प्रशासन में सहभागी बनाना था। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है इस अधिनियम का कि अब भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी और भारतीयों को प्रशासन में सहभागी बनने का अधिकार मिला। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान, मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं इस अधिनियम के। देखिए, प्रशासनिक विषयों का बंटवारा, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना करना, प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था लागू करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार, गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों को विशेषाधिकार देना, लोक सेवा आयोग की स्थापना करना। तो ये इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान हैं जो हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला प्रावधान देखिए, प्रशासनिक विषयों का 2 भागों में विभाजन। जो ये प्रशासनिक विषय हैं उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि देखिए यहाँ विषय से ही आप समझ पाएंगे इस अधिनियम को, इसके जो उत्तरदायी शासन कह रहे हैं वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। प्रशासनिक विषयों को 2 भागों में बांटा गया है। इस चार्ट में आप ध्यान से देखिए, एक केंद्रीय विषय है, एक प्रांतीय विषय है। केंद्रीय विषय जिसे जैसे आप देखिए सैन्य, मुद्रा, विदेश, फौजदारी, कानून आदि जो है वो केंद्रीय विषय का
केंद्रीय विषय था, और जो प्रांतीय विषय है उसमें देखिए 2 भागों में प्रांतीय विषय को बांट दिया गया है, ताकि अधिकार डिसाइड हो सके कि किस सब्जेक्ट पे, किस विषय पे किसका अधिकार होगा। अब जैसे आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय जिसमें वित्त है, राजस्व है, न्याय है, पुलिस है, मुद्रण है, सिंचाई है, छापाखाना है आदि। और इस विषय पे जो आरक्षित विषय है उस पे देखिए किसका अधिकार है। इन विषयों का संचालन गवर्नर तथा उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता था। ये विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। जो गवर्नर है और उसकी कार्यकारी परिषद है और इनके पास आरक्षित विषय है, और ये जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। दूसरा देखिए हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय में क्या है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि, उद्योग, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि। ये हस्तांतरित विषयों का संचालन गवर्नर तथा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से होता था। तो किसकी सहायता से? एक तो गवर्नर है और जो मंत्री हैं विधान परिषद के, उनके द्वारा जो है ये विषय देखे जाते थे। तो यहाँ पर जो मंत्री हैं वो भारतीय हैं और यहीं पर प्रांतीय विषय में उनको जो है वो प्रशासन का जो है वो अधिकार मिला है। जो आपने पहली लाइन मैंने बताई थी कि प्रांतीय प्रशासन में सहभागिता का जो अवसर मिला है भारतीयों को, वो यही हस्तांतरित विषय में मिला है। जो आप देख रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, यहीं पर उनको जो है सहभागिता का अवसर मिला है भारतीयों को, और ये उत्तरदायी है विधान परिषद के प्रति। तो ये हस्तांतरित विषय है और यहीं से जो है यही द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत है। इस अधिनियम से जो आपको दिख रही है प्रांतों में, यही द्वैत शासन है। जो 2 विषय आपको दिख रहे हैं, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, यही द्वैत शासन प्रणाली है जिसमें विषयों का बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत। प्रांतों में कार्यपालिका तथा मंत्री परिषद की दोहरी व्यवस्था के साथ द्वैत शासन डायरकी इन प्रोविंसेस व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, प्रांतीय विषयों का हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में बंटवारा करके। तो ये जो मैंने आपको ऊपर समझाया है चार्ट के माध्यम से, वही बात है कि अब प्रांतों में क्या हो रहा है कि द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हो गई। तो ये द्वैत शासन प्रणाली विषयों को जो बांटा गया है वही है, कार्यपालिका और मंत्री परिषद। और यहाँ पे चार्ट देखिए कि प्रांतों में दोहरी व्यवस्था के साथ द्वैत शासन, कार्यपालिका के पास आरक्षित विषय और मंत्री परिषद के पास हस्तांतरित विषय। नोट देखिए, प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनेल कार्टिस माने जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। पहली बार राज्य बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया इसी अधिनियम के द्वारा। बजट को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक केंद्रीय बजट और राज्य बजट। तो ये भी है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। इसके तहत भारतीयों को प्रांतीय प्रशासन में सहभागिता निभाने का अवसर मिला द्वैत शासन व्यवस्था के साथ। तो कैसे है इस चार्ट में देखिए, प्रांतीय विधानमंडल एक सदनीय थी जिसमें पहला 70% निर्वाचित सदस्य होने थे। क्या खास बात है इसमें देखिए कि यह प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से चुने जाने थे। इसमें सांप्रदायिक आरक्षण का प्रावधान था, मतदान का अधिकार था, संपत्ति के आधार पर महिला, अवयस्क एवं अब्रिटिश मत नहीं दे सकते थे, और इसे कि चुनाव पद्धति से चुने गए सदस्यों को गवर्नर मंत्री पद पर नियुक्त करता था और यही मंत्री विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे। नोट कि बाद में महिलाओं का मताधिकार दे दिया गया था, और इसी के साथ इधर देखिए जो 20% हैं वो मनोनीत सदस्य थे और 10% जो है वो गैर सरकारी मनोनीत सदस्य थे। तो प्रांतीय विधानमंडल जो एक सदनी थी जिसमें
70% निर्वाचित सदस्य होने थे, 20% जो है मनोनीत सदस्य थे और 10% जो है वो गैर सरकारी मनोनीत सदस्य थे। तो जो 70% निर्वाचित सदस्य थे उनके लिए ये जो है वो दिया गया है पॉइंट्स कि क्या क्या इसमें खास बातें थी जो हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निर्वाचन क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक सामान्य क्षेत्र और एक विशिष्ट क्षेत्र। सामान्य क्षेत्र में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आंग्ल भारतीय, सिख आदि हैं और विशिष्ट क्षेत्र में भूस्वामी, विश्वविद्यालयों और व्यापार मंडल आदि। अब हम एक बात यहाँ पे आपसे कहना चाहेंगे कि जो हम लोग 1919 का अधिनियम देख रहे थे और जिसमें मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें इन्होंने सांप्रदायिक विभाजन से भारतीय जनता में द्वेष और भ्रम उत्पन्न हो गया। सांप्रदायिक विभाजन क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम की बात की गई थी जो मैंने आपको पृष्ठभूमि में ही बताया था और इसीलिए जो है ये अधिनियम आया। लेकिन आप देखिए कि किस लिए, क्या इन्होंने किया कि निर्वाचन क्षेत्रों को और ज़्यादा विभाजित कर दिया, सामान्य क्षेत्र में और विशिष्ट क्षेत्र में। अभी तक हिंदू मुस्लिम थे, अब हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आंग्ल भारतीय, सिख आदि सब कुछ क्षेत्र अलग अलग डिसाइड कर दिए गए और विशिष्ट क्षेत्र में अब भूस्वामी जो जमींदार हैं वो भी अलग कर दिए गए, विश्वविद्यालय, व्यापार मंडल। मतलब कि इन्होंने जो डिवाइड एंड रूल की थ्योरी 1909 में अपनाई मार्लियामेंटो रिफॉर्म में, 1919 में और ज़्यादा जो है उसको विस्तृत कर दिया है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। और नोट देखिए, इस अधिनियम द्वारा पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र में द्विसदनीय विधान मंडल। केंद्र में जो है डुअल सेंट्रल लेजिस्लेचर देखिए, केंद्रीय विधान परिषद और राज्य परिषद। इसमें क्या खास बातें हैं, जो केंद्रीय विधानसभा है उसमें कार्यकाल 5 वर्ष है, कुल सदस्य जो हैं वो 143 हैं जिसमें से 103 निर्वाचित एवं 40 मनोनीत हैं और प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति लागू किया गया इसमें। और दूसरा, राज्य परिषद में देखिए, काउंसिल ऑफ स्टेट में कार्यकाल इनका 3 वर्ष है और कुल सदस्य 60 जिसमें से 34 निर्वाचित एवं 26 मनोनीत हैं और यहाँ पे भी प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति यहाँ भी लागू किया गया। तो जो ये केंद्र में द्विसदनीय विधान मंडल केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद है। इस दोनों में खास बात देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति को अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति को समाप्त कर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू की गई इस अधिनियम के द्वारा। जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का और विस्तार किया गया, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। नए शामिल हुए सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय। अभी तक क्या था, इस अधिनियम से पहले 1909 में जो इंट्रोड्यूस हुआ था केवल हिंदू और मुस्लिम, और अब क्या शामिल हो गए नए, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय। दोनों सदनों द्वारा बनाई गई विधि पर ब्रिटिश सम्राट ही वीटो कर सकता था। ठीक है, जो यहाँ पर आपने 2 सदन देखे, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद, इन दोनों पर जो भी विधान बनेंगे उन पे वीटो का जो कर सकता है वो कौन है, ब्रिटिश सम्राट। मताधिकार का निर्धारण संपत्ति के आधार पर किया गया, जैसे राजस्व कर का भुगतान करके, ठीक है, करने वालों को ही मत देने का अधिकार था। तो ये भी था कि जो मताधिकार का निर्धारण संपत्ति के आधार पर किया गया, राजस्व कर का जो भुगतान करने वालों को ही मत देने का अधिकार था। तो ये भी है, एक ड्रॉबैक ही है क्योंकि हमारी सारी जनता इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, वही कर सकते थे जो कर का भुगतान कर रहे थे। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का भी प्रावधान था इस अधिनियम के तहत और आपातकालीन स्थिति में गवर्नर जनरल को का जो निर्णय है वो सर्वोपरि था। तो इस अधिनियम जो में हम लोगों ने जो देखा है, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, आपने देखा केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद, इन दोनों से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या खास बातें हैं। ठीक है, सारी पावर जो है अभी भी गवर्नर जनरल का ही है और उसी का निर्णय जो है वो सर्वोपरि था। नेक्स्ट पॉइंट है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार। 3 अधिनियमों में देखिए, यहाँ पे कंपेयर करके हम लोग देख सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से।
जो मैं आपको समझाना चाह रही थी बार बार यहाँ चार्ट के माध्यम से, देखिए अधिनियम 1909, अधिनियम 1919 और अधिनियम 1935। क्या क्या है इसमें देखिए। पहला जो 1909 है उसमें देखिए केंद्रीय विधान परिषद में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी, जिसमें मुस्लिम जमींदार प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये थे। और वहीं 1919 में केंद्रीय प्रांतीय दोनों जगह यह व्यवस्था थी, मुस्लिम जमींदार। नया विस्तार था सिख ईसाई आंग्ल भारतीय यूरोपीय। और अधिनियम 1935 में क्या हुआ, पूर्व में मिला पृथक निर्वाचन अधिकार के साथ नया विस्तार महिला दलित मजदूर। तो जो इन्होंने जो स्टार्ट किया है 1909 में वो कम नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं कि कैसे इसका विस्तार होता जा रहा है और इन्होंने और जो है वो डिवाइड किया है भारत को जितनी ये कोशिश कर सकते थे। तो आपको ये कंपेयर करके आपको दिख रहा है कि कैसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार हुआ। नोट की सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड मिंटो को। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नर जनरल एवं परिषद से संबंधित प्रावधान। उत्तरदायी सरकार की स्थापना केवल प्रांतों में ही की गई थी, केंद्र में नहीं। जो खास बात है इस अधिनियम की, देखिए उत्तरदायी सरकार की स्थापना केवल प्रांतों में भी की गई थी, केंद्र में नहीं। और ये उत्तरदायी सरकार कहाँ है, जो हस्तांतरित विषय है उसमें दिख रहा है। ठीक है, उत्तरदायी सरकार प्रांतों में केवल एक पार्ट में जो है ये उत्तरदायी सरकार की स्थापना दिखती है। दूसरा पॉइंट है केंद्र सरकार भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत सचिव का वेतन अब भारत के राजस्व से नहीं ब्रिटिश राजकोष से दिए जाने का प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 व अधिकतम 12 रखी गई। तो ये गवर्नर जनरल परिषद से संबंधित प्रावधान थे। नेक्स्ट जो है वो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया ताकि भारतीयों को स्वशासन का अधिक अवसर मिले। और शांति सुरक्षा के मामले में गवर्नर जनरल की वीटो शक्ति के उपयोग का अधिकार था। तो ये सारे पॉइंट गवर्नर जनरल परिषद से संबंधित प्रावधान के थे। नेक्स्ट पॉइंट है लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। कुल सदस्य 5 थे, कार्यकाल 5 वर्ष था और नियम बनाने का अधिकार भारत सचिव को था। ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन पूछता है कि किसकी सिफारिश पे, किस आयोग की सिफारिश पे, तो ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। 1919 अधिनियम के अन्य प्रावधान भी देखिए। महालेखा परीक्षक की नियुक्तिकर्ता भारत सचिव। नरेंद्र मंडल का गठन किया गया। यह देशी राजाओं की स्वतंत्रता को स्वीकार करने हेतु किया गया था। साइमन आयोग का गठन का प्रावधान कि आयोग का गठन 10 वर्ष बाद किया जाना था, लेकिन इसे 1927 में ही गठित कर दिया गया। कार्य 1919 अधिनियम के सुधारों की समीक्षा कर 10 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। इसने 1930 में रिपोर्ट सौंपी। अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे और कुल सदस्य थे इसमें 7 थे और सभी अंग्रेज थे, जिसका विरोध भारतीयों ने किया और साइमन गो बैक का नारा दिया। तो यहाँ पर देखिए एक बात समझने वाली है कि यहाँ हम लोग अधिनियम के अन्य प्रावधान में देख रहे हैं कि साइमन आयोग का गठन का प्रावधान इसमें किया गया है कि जो भी आपने ऊपर प्रावधान देखे कि प्रशासनिक विषयों का विभाजन, केंद्रीय प्रावधान, प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार, लोक सेवा आयोग की स्थापना, तो क्या ये कितना सक्सेस है भारत में, इसकी रिपोर्ट देनी थी कि एक साइमन आयोग गठन होगा और 10 वर्ष बाद जो है उस पर रिपोर्ट देगा, समीक्षा करेगा। अब समीक्षा अगर ये सारे जो रूल्स हैं जो इस अधिनियम के थ्रू आए हैं इंडिया में, उसकी अच्छी समीक्षा जो है केवल अंग्रेज नहीं उसमें भारतीयों का भी होना ज़रूरी था। लेकिन आप यहाँ पे देखिए केवल इसमें जो आयोग
आया है और जो समीक्षा करेगा 1919 अधिनियम के सुधारों की, उसमें 7 अंग्रेज ही थे और केवल अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था, साइमन गो बैक का नारा दिया था। तो ये खास बात थी। फिर दूसरा है 1919 अधिनियम के दोष क्या हैं। देखिए, इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार कर भारत को और बांट दिया। ठीक है, केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना न किया जाना इस योजना की सबसे बड़ी कमी थी। इन्होंने प्रांतों में दिया और प्रांतों में भी कहा हस्तांतरित विषय में। ठीक है, तो ये उनकी कमी थी कि प्रांतों में तो वो दे रहे हैं लेकिन प्रांतों के ओवरऑल सब्जेक्ट भी नहीं दे रहे हैं, उसको भी डिवाइड करके एक ये हस्तांतरित विषय पे जो है वो उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर रहे हैं, बल्कि केंद्र में करना चाहिए, वहां पर इन्होंने नहीं किया। चूंकि केंद्र में गवर्नर जनरल को इतनी अधिक शक्तियां प्रदान की गई कि वह संवैधानिक तानाशाह ही बना बैठा था। ठीक है, जैसे पहले से चला आ रहा था। संपत्ति के आधार पर मताधिकार देकर मताधिकार को अत्यंत सीमित कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर कोई टैक्स पे करे, और उसी को राइट दिया गया मत देने का जो टैक्स पे कर रहा था। तो संपत्ति के आधार पर जो इन्होंने मताधिकार का प्रावधान रखा वो भी गलत था। ठीक है, और अत्यंत सीमित कर दिया था इन्होंने, ये जो है इसकी कमी थी। प्रांतों में लागू उत्तरदायी सरकार आंशिक रूप से सफल रही, क्योंकि आप देखिए कि केवल मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे, न कि गवर्नर कार्यकारिणी परिषद। ठीक है, केवल मंत्री, और वो मंत्री कौन है? भारतीय हैं। मंत्रियों को विकास कार्यों हेतु वित्तीय स्वायत्तता भी सीमित थी, और प्रांतों में लागू द्वैत शासन प्रणाली भी विफल रही, क्योंकि प्रांतीय विषयों का तर्क संगत विभाजन का नहीं होना। जैसे कृषि के लिए सिंचाई आवश्यक है, लेकिन कृषि हस्तांतरित विषय में रखा गया। मंत्रियों की नियुक्ति और पदमुक्ति गवर्नर द्वारा किए जाने के कारण वे गवर्नर की मर्जी से कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ता था। कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकलता है कि केंद्र में गवर्नर जनरल स्वायत्त था और प्रांत में गवर्नर। इस नाते अधिनियम 1919 द्वारा किए गए सुधारों को कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। तो ये कंक्लूजन था इसका। साथ ही रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन ने भारतीयों की नज़र में ब्रिटिश सरकार की छवि को धूमिल कर दिया, जिसने शीघ्र ही असहयोग आंदोलन की नींव डाल दी थी। मूल्यांकन देखिए, हालांकि इस दृष्टि से इस अधिनियम 1919 के सुधार की प्रशंसा की जानी चाहिए कि इसके द्वारा भारतीय जनता को प्रतिनिधियों को सरकारी प्रशासन में भागीदारी का अवसर दिया गया, जिससे प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की शुरुआत हुई, जिसे वर्तमान में संविधान में देखा जा सकता है अनुच्छेद 75 एवं 164 में। तो इस अधिनियम की बहुत ही कमियां हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कुछ अच्छाइयां हैं जो यहाँ पे आपको मूल्यांकन में दिख रही हैं कि कुछ इसमें जो है प्रशंसा की जा सकती है। तो और नेक्स्ट, अब लास्ट में हम लोग देखते हैं इस अधिनियम से संबंधित माइंड मैप, जिससे आप केवल इस माइंड मैप के थ्रू ये जान जाएंगे कि इस अधिनियम के खास बिंदु क्या क्या हैं। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, भारत शासन अधिनियम 1919, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत करने का प्रावधान। दूसरा, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने का प्रावधान। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रावधान। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था लागू करने का प्रावधान। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के विस्तार का प्रावधान। लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान। और ये माइंड मैप है जिसके सारे पॉइंट्स आप इस अधिनियम के एक जगह देख सकते हैं। इस अधिनियम से संबंधित अभ्यास प्रश्न जो एग्जाम में आ चुके हैं, देखिए, भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। दूसरा क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? आई होप आपको ये अधिनियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई सुझाव या प्रश्न हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगले वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।